भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस एक खतरनाक कुव्वत के तौर पर सामने आ चुका है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले हमले इस बात का सबूत है कि भारत की खारजी और खुफिया कार्रवाइयाँ न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी हैं। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्लेआम, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, पाकिस्तान के खिलाफ फितनतुल खारिज की पुष्पनाई समेत दीगर ममालिक में सियासी और समाजी हलाकतों के पीछे भारत की मुदाखलत के शवाहिद मिलते रहे हैं। अब बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ तलबा तहरीक के अहम रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल ने इस हकीकत को मजीद वाज़ेह कर दिया है कि भारत न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में सियासी और समाजी बेदारी और ख़ुद मुख्तारी की तहरीकों के लिए ख़तरे का बाइस बन चुका है। उस्मान हादी की हलाकत इस बात का ताज़ा सबूत है कि भारत बैरूनी असर रसूख और ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए ख़ुद मुख्तार आवाज़ों को दबाने में मुलव्विस है और ये वाक़या बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल को आलमी सिक्योरिटी के ज़ाविये से भी हसास बना देता है। शरीफ उस्मान हादी महज एक तलबा रहनुमा नहीं थे बल्कि वो बांग्लादेश में एक मज़ामती और ख़ुद मुख्तार सियासी बयानिए के लंबरदार थे जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत और भारत नवाज़ पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ बुलंद करते रहे। वो नौजवानों में बेहद मकबूल थे और इसी मकबूलियत की वजह से बैरूनी क़ुव्वतों के लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम और इंतखाबात की तारीख़ के ऐलान के मौके पर उनकी हलाकत इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि दुश्मन क़ुव्वतें उभरती हुई आवाज़ों को दबाने के लिए जान लेने से भी गुरेज़ नहीं करती। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान हादी पर हमला नहायत मनसूबाबंदी और पेशावराना अंदाज में किया गया। दारुल हुकूमत ढाका में ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने उनके सर को निशाना बनाया। यह हमला अवामी जगह पर दिन के वक्त और मस्जिद के करीब अंजाम दिया गया, जिससे जाहिर होता है कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी या वक्ती जज्बात का नतीजा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी मुश्तबा अफराद फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर ये वारदात अंजाम देकर वापस भारत फ़रार हो गए। इस कत्ल के शुबे में बांग्लादेशी हुक्काम ने अब तक कम से कम 20 अफराद को गिरफ्तार किया है, लेकिन तहकीकात अभी जारी हैं। अब इससे ये खदशा पैदा होता है कि कत्ल के पीछे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क या बैरूनी अनासर मुलव्विस हो सकते हैं और ये शुबहात भारतीय मुदाखलत के इम्कानात को मज़ीद तक़वियत देते हैं। दरहकीकत उस्मान हादी भारत के सख्त नाक़िद थे और उन्होंने हमेशा बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के हक़ में आवाज़ बुलंद की। उनके मौक़िफ़ के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत नवाज़ पॉलिसीज़ के ज़रिए मुल्क की दाखिली और ख़ारजी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाया। यही वजह है कि ज़र उस्मान हादी के हामी इस कत्ल को हिंदुस्तानी बालादस्ती के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में शहादत के तौर पर देखते हैं और उस्मान हादी, हसीना वाजिद और भारत के ख़िलाफ़ क्या जारहाना रवैया है, सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है सैयद मेहदी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़ाहिर है सबसे पहले हमने कनाडा के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट देखा, फिर भारत के अंदर भारत जो है पाकिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत जो काम अंजाम दे रहा है वो भी मकरू चेहरा दुनिया के सामने आशिकार हो रहा है। फिर अभी रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया के बुंडाई बीच पे जो कुछ हुआ उसके ताने बाने भी भारत के साथ मिलते हुए देखे और अब बांग्लादेश में उस्मान हादी के कत्ल के पीछे भी भारत है, भारत के मुलव्विस होने के जो आसार वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन में ज़ाहिर है कि रीजन के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अब तो एक डिस्टेबलाइजर के तौर पर इंडिया काम कर रहा है। हाउ वर्ल्ड शुड रिएक्ट टू इट, रिस्पॉन्ड टू इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रेहान भाई, बात यह है कि आपने एक चीज को बीच में से मिस कर दिया, वो चीज है अमेरिका। अमेरिका के अंदर भी भारत ने ये कोशिश की थी कि वहां पर भी एक साहब को जो है वो कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उनके लोगों को ट्रैप कर लिया और उस ट्रैप के बाद ये साबित हो गया कि वो रॉ के लोग थे और वो वहां पर एक सिख जो थे रहनुमा उनको कत्ल करवाना चाह रहे थे और उन्होंने बाकायदा उसके लिए पैसे भी दिए। और ये भारत का जो है ये आज से तरीका नहीं है, ये भारत का जब से भारत वजूद में आया है तो भारत ने इसी तरह दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो मामलात किए। अगर आपको याद हो तो नेपाल के अंदर भी नेपाल के बादशाह का जब कत्ल हुआ था और वो ताने बाने भी जो थे वो हिंदुस्तान से ही आकर मिलते थे। तो भारत का एक पूरा एक मकरू चेहरा है जिस चेहरे को वो हमेशा जमहूरियत और डेमोक्रेसी और इंसानी हकूक के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन अब दुनिया जो है वो दुनिया को समझ आ गई और आपको याद होगा अमेरिका के अंदर इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बाकायदा बयान दिया और उन्होंने लोगों को हवाला करने की बात हुई। इसी तरह कैनेडियन वजीर आजम ने इसके ऊपर पूरी एक स्पीच करी और अपनी पार्लियामेंट को ये यकीन दिलवाया कि ये जो कुछ भारत ने किया है हम इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और अगर आपको याद हो तो जर्मनी की वजीर खारजा ने दिल्ली में खड़े होकर इस सारे मौजू के ऊपर जो कश्मीर के अंदर जो कुछ वो कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने बात करी। फिर उसी बात को उन्होंने इस्लामाबाद में भी
दोहराया। तो ये दुनिया जो है वो बहरहाल अब अवेयर हो रही है, और दुनिया को इसके ऊपर एक मौकफ लेना पड़ेगा कि भारत जो है वो सिर्फ अपनी हेजमनी साउथ एशिया तक या बहरे हिंद तक नहीं रखना चाहता, बल्कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये मसाइल पैदा कर रहा है, और ये लोगों का कत्लो गारत कराना या ऐसी तंजीमों बट सर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भारत पर इस सब के क्या हुए। जाहिर है दुनिया बात तो करना शुरू हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मोदी सरकार है और उसकी पॉलिसीज है, मतलब उनको उनके अगेंस्ट अभी तक क्या कोई एक्शन ऐसा लिया जा सकता? उसमें सबसे बढ़कर ये हुआ कि कनाडा के साथ जो है, जो उनकी ट्रेड वॉल्यूम था, जो उनकी चीजें आगे बढ़ रही थी, उसके अंदर कमजोरी आई और वो चीजें कम हो गई, और कनाडा ने इसका बार बार इजहार किया। फिर हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन के अंदर अभी जिस किस्म की इसी साल के शुरू के अंदर हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी दी, तो उसके जवाब में यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी हिंदुस्तान के हवाले से रिपोर्ट सामने आई, जिसके अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, खासतौर पर जो मजहबी जुनूनियत है वहां पर, उसको हाईलाइट किया गया। अमेरिकी सरकार ने भी इस पर बार बार बात की। देखिए ये चीजें जो होती हैं ये एक दिन के अंदर नहीं होती। पाकिस्तान भी जो है वो इस चीजों की कोशिश कर रहा है और ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। और अब ये बांग्लादेश का वाकया भी, और बांग्लादेश के वाकये को आप इस तरह भी जुड़ कर देखें कि ये जो साहब हैं जिनको शहीद किया गया, मेरे हिसाब से तो उनका जो बैकग्राउंड था वो एक मजहबी मदरसे से भी पढ़े थे, और पॉलिटिकल साइंस में ढाका जैसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर भी किया था। तो मिसाल के तौर पे वो ब्रांड थे जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान की पॉलिसीज पे तनकीद कर रहे थे, क्योंकि वो एक पक्के नेशनलिस्ट आदमी थे, और हिंदुस्तान को ये बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान की हेजमनी को कोई भी चैलेंज करे। तो उसके जवाब में हिंदुस्तान ने ये किया। मेरा ख्याल है कि दुनिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और आप देखेंगे कि दुनिया की तरफ से इसके ऊपर इकदाम होंगे। अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने फौरी तौर पर जहां राब्ता किया और जहां से उन्होंने ये कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो हिंदुस्तान ही था। तो जब चीजें अनफोल्ड होना ज्यादा शुरू हो जाएंगी तो फिर इसका कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलना शुरू होगा, और हिंदुस्तान के लिए मुश्किल होगा कि हिंदुस्तान इस तरह की कार्रवाइयों को बरकरार रख सके। ठीक, अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जाहिर है हम तो दुनिया को बावर करा रहे हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है यहाँ पे फितनतुल खारिज के साथ मिलकर क्या कार्रवाई कर रहा है, ये सब है। बट यहाँ से पाकिस्तान इस सारे मामले को इंटरनेशनलाइज कैसे कर सकता है? और फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है पर्टिकुलरली पहलगाम इंसिडेंट को भी लेके, व्हाट पाकिस्तान इज अप टू नाउ, यानी इसको हम डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर ही देखेंगे, और डिप्लोमेटिक डोमेन में हम इसको कैसे इफेक्टिवली कैपिटलाइज कर सकते हैं सर? देखिए इसमें सबसे अहम बात तो यह है कि आजकल पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, और पाकिस्तान के पास एक ये प्रिविलेज है कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर इन बातों को हाईलाइट करे, और जो दीगर 14 ममालिक है उनको ब्रीफ करे, और इसके लिए जो है वो बाकायदा एक सफारती मजबूत कोशिश होनी चाहिए, और वो तमाम एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करके और वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से उन तमाम ममालिक को देने चाहिए जो कंसर्न भी रखते हैं और नहीं भी रखते। दोनों तरफ जो है ये करना चाहिए, और हमारे जो इस सफारत खाने उनको मजीद एक्टिव होना चाहिए, और खास तौर पे जो बड़े ममालिक के अंदर हमारे सुफरा बैठे हुए हैं उनको एक डोजियर और एक चीजें बनाकर उन ममालिक के दफ्तर खारजा के अंदर पहुंचानी चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए, और खास तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि जिन ममालिक के अंदर वो वाकयात कर चुके हैं उन वाकयात के एविडेंस के ऊपर आप एक रिपोर्ट बनाएं, और उन ममालिक को भी एंगेज करें, और यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से भी करें, और यूनाइटेड नेशन से हटकर जैसे अभी हमारे वजीर आजम जो गए और उन्होंने जाकर जो गुफ्तगू की तो तुर्कमानिस्तान के अंदर, तो वहां उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की। तो वो वक्त आ गया है कि ऐसे फोरम्स के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान का भी बताया जाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को किस तरह फैलाने का बाइस बन रहा है। बट सर दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले 200 सफात पे मुश्तमिल एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेजेंट कर चुका है जिसपे सब्सटेंशियल एविडेंसेस रखे गए कि भारत किस अंदाज में दहशतगर्दी कर रहा है। बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? देखिए रेहान भाई, बात यह है कि ये तो एक जामे पॉलिसी के तहत बार बार हमें करना पड़ेगा, सिर्फ एक दफा से बात नहीं बनेगी। और मेरा ख्याल है कि जो पिछली दफा रिपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा फैला ली गई थी। 200 सफ़ों की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ही ज्यादा
छोटा करने की जरूरत है, इसको सिर्फ उस एविडेंस तक रखने की जरूरत है जो दुनिया को समझ आए, और इससे ज्यादा इसके ऊपर जो है जब इसे हम बढ़ाते चले जाएंगे और इसमें अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा होगा, अल्फाज से ज्यादा जरूरत है। बहुत दफा जब हम पढ़ा करते थे तो एक डेमोक्रेसी की जबान होती है चुप रहना भी, तो ये अब चुप रहने का वक्त तो नहीं है, लेकिन ये वक्त वो भी नहीं है कि आप इस पे लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिखें, बल्कि कोशिश करें कि एविडेंस हो, और एविडेंस आपकी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ ना हो। एविडेंस वो हो जो कनाडा बात कर रहा है, जो अमेरिका बात कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, जो यूरोपीय यूनियन बात कर रही है, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स बात कर रही है, जो बांग्लादेश कह रहा है। तो इसको जो है वो मजबूत तरीके से हमें पेश करना पड़ेगा, और ये हमारी स्ट्रेटजी जो है, ये स्ट्रेटजी हमें अपने दोस्त मुल्कों के साथ भी, जिनके खिलाफ हिंदुस्तान जो है वो हमेशा कोशिशें करता रहता है, उन दोस्त ममालिक को भी साथ में लाना होगा कि वो भी ये चीजें प्रेजेंट करें, और हम और वो मिलकर ऐसी रिपोर्ट्स बनाएं, क्योंकि हमारे दोस्त मुल्क जो है वो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के बिल्कुल ठीक है सर। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर। सैयद मेहदी हसन साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।